देखिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का सिलेबस 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, 30 नंबर आप लोग का कॉलेज से, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस भी अरेंज किया हुआ है। इसमें टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। पाँचों यूनिट आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो पहला देखिए, पहला आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग होता क्या है, उसमें कुछ टर्म यूज किए जाते हैं जिसके बारे में जानना होता है। एस्टिमेटिंग के भी कई सारे टाइप होते हैं। एस्टिमेटिंग अगर मेनली बोला जाए तो क्या होता है, तो एस्टिमेटिंग आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क जब हमारा किया जाता है तो उसका एक प्रोबेबल कॉस्ट निकाला जाता है, यानी उस कंस्ट्रक्शन में कितना रुपया लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना मैन पावर का ज़रूरत होगा, कितने मशीनरी का ज़रूरत होगा, इसका हम अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, और उसके ही आधार पर हमारा आगे वर्क प्रोसीड होता है। तो एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन वर्क में कितना पैसा हमारा लगेगा, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं और पता लगाते हैं कि उस प्रोजेक्ट को या उस कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करने में हमारा कितना अमाउंट लगने वाला है। इसमें देखिए आपको एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के कुछ फंडामेंटल टर्म हैं, उसको पढ़ना है। जैसे इसमें मीनिंग आपको जानना है कि एस्टिमेटिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है। एस्टिमेटिंग मतलब अनुमान लगाना। ठीक है, ऐसे आप लोग कई बार ऐसा एस्टिमेट करते हुए आए हो, बशर्ते कंस्ट्रक्शन वर्क को छोड़कर। जैसे मान लो कि आपको कुछ सामान लाना है या मान लो कोई पार्टी अरेंज करना है, तो आप एक अनुमान लगाते हो कि हमें इतना पैसा इसमें लग जाएगा, तो वो भी एक तरह का क्या है, एस्टिमेटिंग है। या फिर आप कहीं भी कोई टूर पर जा रहे हो तो आप ये देखते हो कि हम इस टूर में कितना पैसा लगने वाला है, तो ये भी एक तरह का क्या है, एस्टिमेटिंग है। यानी किसी भी काम को करने से पहले उसका पूर्वानुमान लगाना एस्टिमेटिंग कहलाता है एक तरह। ठीक है, प्रोबेबल उसका अनुमान लगाना एस्टिमेटिंग कहलाता है, यानी काम होने से पहले। ठीक है, तो काम होने से पहले हम पता लगाते हैं कि मेरा कितना पैसा लगेगा। इसके कई सारे रीजन हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आपको कोई घर बनाना है और आपके पास कुछ मनी है, जैसे मान लीजिए 5 लाख, तो क्या 5 लाख में वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे कि हमें जैसा घर चाहिए वैसा हम उसका कॉस्ट निकालेंगे, पता करेंगे कि ऐसा हमें घर बनाना है तो हमें इसमें कितना पैसा लगेगा, और आपके पास कितना फंड है उसको आप जस्टिफाई कर पाओगे कि मेरे पास इतना फंड है और जो मैं घर बनाना चाहता हूं उसमें इतना पैसा लगेगा। तो हम ये पता करना सीखेंगे कि कोई भी अगर हमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है तो उसमें कितना पैसा लगेगा। जब ये हमें पता चल जाएगा कि उसको बनाने में इतना पैसा लगेगा, तो हम ये भी जस्टिफाई कर पाएंगे कि मेरे पास इतना फंड है या नहीं है, क्या मेरा वो कंप्लीट हो पाएगा या नहीं पाएगा। होता क्या है, इसलिए ऐसा करते हैं कि मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपया है और आप जो घर बनाना चाहते हैं उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गया 8 लाख रुपया, मतलब 8 लाख रुपया लगेगा जैसा आप चाहते हैं बनाना। तो क्या वो कंप्लीट हो पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि आपके पास फंड कम है। तो हम क्या करते हैं कि एस्टिमेटिंग करके हम ये जस्टिफाई करते हैं कि मेरे पास जितना फंड है क्या उस फंड में कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर या तो हम लोग तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि जितना भी हम लोग का सिलेबस डिपेंड करता है वो सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस पे डिपेंड करता है। तो मान लो कोई भी हमें स्कूल बनाना है या कोई रोड बनाना है, तो उस स्कूल या रोड को बनाने में कितना पैसा लगेगा ये हम निकालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट से पैसा अलॉट करवाते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट हो पाए। अगर गवर्नमेंट के पास उतना फंड नहीं है तो वो मना कर देता है, वो प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं होता है। अब अगर हम ये सब चीज़ किए बिना अगर स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि हमारा कंप्लीट हो भी और हो सकता है कि हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट ना हो। प्रोजेक्ट कब कंप्लीट नहीं होगा? जब हमारे पास फंड कम है और हम उसे बना रहे हैं और हमें उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है। तो इस चीज़ को जस्टिफाई कौन करेगा? आप पहले ही ये कैलकुलेट कर लो कि हमें उस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगेगा। तो ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, ये हम कंप्यूट करना सीखेंगे कि किस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है, इसे कैसे निकाला जाए। इसके लिए हमें कई सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और तब जाके हम ये निकाल पाएंगे कि हमें अगर कोई बिल्डिंग बनाना है या कोई भी रोड बनाना है तो हमें उसमें कितना पैसा लगने वाला है, कितना मैन पावर लगने वाला है, कितना टूल्स एंड प्लांट का जरूरत होगा, ये हम निकाल पाएंगे। ठीक है,
तो इसके लिए पहले आप ये टर्म को तो जान लो, एस्टिमेटिंग का मतलब तो थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे। कॉस्टिंग का मतलब होता है उसमें कॉस्ट निकाल लेना। इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि आपको एक पंखा लगाना है, आपको एक पंखा का पैसा पता है, तो आपको अगर 10 फैन लगाने होंगे तो आप मल्टीप्लाई उसके यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, है ना, तो वो कॉस्टिंग कहलाता है। इसका पर्पस क्या है, तो इसके बहुत सारे पर्पस हैं। सबसे पहला तो हम एक बताएं कि मेरे पास कितना फंड है और कितना पैसा लगने वाला है, इसको जस्टिफाई करता है कि क्या मेरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। फिर गवर्नमेंट से अगर फंड अलॉट करवाना है, मतलब बजट निकलवाना है, तो उसके लिए काम देता है। हमें इससे ये पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, हमें इससे ये पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट में कितना मैन पावर का ज़रूरत है, हमें इससे ये पता चलेगा कि क्या वो जितना मेरे पास फंड है क्या उतने में कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसके कई सारे पर्पस होते हैं। फिर कुछ टर्म आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन और बजट प्रोविजन। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन और बजट प्रोविजन, ये किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का प्रोसेस होता है। कोई भी जब प्रोजेक्ट कोई भी जब प्रोजेक्ट हम बनाना चाहते हैं या कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का जरूरत होता है, मतलब प्रशासनिक स्वीकृति। मतलब जो भी लोकल गवर्नमेंट है या जो भी एरिया किसी गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उससे हमें परमिशन लेना पड़ता है कि क्या हम उस प्रोजेक्ट को करें या ना करें। ठीक है, इसके लिए कई सारे क्राइटेरिया होते हैं कि वो प्रोजेक्ट का ज़रूरत है। जैसे स्कूल बनाना है तो स्कूल के लिए सर्वे किया जाएगा कि क्या वहाँ पे स्कूल का ज़रूरत है या नहीं है। उसके जो भी लोकल बॉडी हैं, मतलब उसके लोकल जो गवर्नमेंट है, वहाँ उससे हम अप्रूवल लेते हैं और इस अप्रूवल को ही हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है। इस अप्रूवल को देने के लिए गवर्नमेंट देखता है कि क्या मेरे पास उतना फंड है या नहीं है। उसके बाद ये जब आपको मिल जाएगा तो फिर उसके बाद टेक्निकल सैंक्शन के लिए हम जाते हैं। टेक्निकल सैंक्शन के लिए क्या किया जाता है, तो उसका डिजाइन ड्राइंग तैयार किया जाता है। क्या करते हैं, जो भी स्कूल बनने वाला है उसका डिजाइन ड्राइंग तैयार किया जाता है और एस्टिमेटिंग किया जाता है। वहाँ पर डिजाइन तैयार करेंगे, मतलब उसमें कितने रूम होने वाले हैं, कितना प्लेग्राउंड कितना बड़ा होने वाला है, कितना छोटा होने वाला है, किसमें क्या क्या प्रोविजन दिए जाएंगे, ये सारे डिजाइन हो गए। ड्राइंग तैयार किया जाएगा जो कि आपने पढ़ा, ठीक है, ड्राइंग तैयार किया जाएगा और उस डिजाइन ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसका एस्टिमेटिंग किया जाता है कि उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, है ना। तब ये तीनों चीजें एक इंजीनियरिंग टीम के पास जाता है और उसको अप्रूवल लेना पड़ता है कि वो जो भी डिजाइन ड्राइंग और एस्टिमेट है क्या वो सही बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। तो इसे हम बोलते हैं टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल सैंक्शन हमेशा कोई भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं देगा। ठीक है, तो टेक्निकल सैंक्शन, जब यह हमारा डिजाइन ड्राइंग और एस्टिमेट पास हो जाएगा तो हम उस पर फंड अलाउट किया जाता है, उस पर फंड अलाउट करते हैं। क्या करते हैं, फंड अलाउट। फंड अलाउट होगा तभी वर्क होगा। क्या डिजाइन ड्राइंग या एस्टिमेट तैयार कर देने से थोड़ी ना वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंड अलॉट करवाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं बजट प्रोविजन। बजट का मतलब मेनली पैसे से ही तो है, फंड से ही तो है, तो बजट प्रोविजन। तो कोई भी वर्क स्टार्ट किया जाता है इन 3 स्टेप्स में, इन 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहले उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाने के बाद टेक्निकल सैंक्शन लेना पड़ता है और फिर उस पर बजट प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी उस बजट से रिलेटेड बॉडी है वो उसमें फंड अलॉट करेगा और फंड अलॉट होने के बाद वो वर्क एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी वर्क एग्जीक्यूट करने का ये स्टेप भी है, कह सकते हैं कि 3 स्टेप से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले लेगा, उसके बाद क्या करेगा, टेक्निकल सैंक्शन, टेक्निकल सैंक्शन के बाद बजट प्रोविजन। ये टर्म हो गए। इसके बाद एस्टिमेट के भी कई सारे टाइप होते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट। नाम से ही आपको पता चल रहा है, अप्रोक्सीमेट मतलब थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, मतलब उतना एग्जैक्ट नहीं होगा, और डिटेल मतलब एकदम पूरा सही, एकदम डिटेल वाइज। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें कि एक एग्जांपल कि मान लो कि आपको किसी एरिया में घर बनाना है, तो आप एक अनुमान लगाओगे कि कितना पैसा लग जाएगा 1 फ्लोर या 2 फ्लोर बनाने में। तो इसके लिए क्या करोगे, आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार करोगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि आसपास का जो बिल्डिंग बना हुआ है, जो आसपास में जो ऑनर है, उससे हम कहेंगे कि आपको कितना लगा, तो वो कुछ ना कुछ तो अमाउंट बताएगा ना, उसी के लगभग में हमको भी लगेगा।
है ना। तो ये एक तरह का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करना होता है। और डिटेल एस्टिमेट मतलब तो डिजाइन ड्राइंग है, उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करके निकालेंगे कि इतना पैसा लगेगा। तो ये एक तरह का क्या हो गया, डिटेल्ड एस्टिमेट होगा। हमने डिटेल ही पता किया कि हमें कितने कॉलम लगने वाले हैं, उसमें कितने स्लैब देंगे, कितना बड़ा स्लैब देंगे, ये सारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के आधार पर हम उसमें डिटेल एस्टिमेट तैयार करते हैं। एक अप्रॉक्सीमेट मतलब कि कंपेयर करके हम एक अनुमान लगा लें कि हमें इतना पैसा लगभग लगेगा। ऐसा करते भी हैं, ऐसे लोग करते भी। आप लोग देखे होंगे कि आसपास मतलब कि कोई भी लोकेलिटी में अगर कोई घर बना रहा है तो अगर एक सिर्फ अनुमान चाहता है कि लगभग कितना पैसा मेरे पास मेरा लग जाएगा, तो आसपास से पता कर लेते हैं हम लोग। या फिर आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो उसका अगर रेट एक दूसरे से कंपेयर करके करते हो तो वो भी क्या है, एक तरह का अप्रॉक्स एस्टिमेट कर रहे हो। ठीक है, इतना पैसा मेरा भी लगेगा। तो ये दो तरह के एस्टिमेट है, इसके डिटेल हम लोग चैप्टर में देख लेंगे। फिर ये जितने भी टाइप्स हैं उसका यूज क्या है। डिटेल्ड एस्टिमेट के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिपेयर एस्टिमेट, मेंटेनेंस एस्टिमेट, रिनोवेशन एस्टिमेट। तो ये आगे इसके टाइप, इसमें अब टाइप जैसे स्टार्ट करेंगे उसमें देख, जो भी एस्टिमेट करता है उसको हम एस्टिमेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टिमेटर या एस्टिमेटर बोला जाता है, वैल्यूअर अलग होता है। तो इसकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, कोई भी अगर एस्टिमेट तैयार कर रहा है तो उसका वो कैसे एस्टिमेट तैयार करेगा, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ठीक है, फिर चेकलिस्ट ऑफ आइटम, लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर। लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में जो भी आइटम्स होते हैं, जैसे अगर हम लोड बेयरिंग में बात करें तो क्या क्या हम उसमें बनाते हैं, तो ब्रिक वर्क करते हैं, फुटिंग करते हैं, स्लैब ढालते हैं, कॉलम वगैरह तो नहीं देते। तो ये आइटम हो गया, उसके अर्थ वर्क किया जाएगा क्योंकि फाउंडेशन देने के लिए। तो लोड बेयरिंग के जो जो आइटम है उसके लिए चेकलिस्ट, और फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम, बीम, स्लैब, फुटिंग वगैरह हो गए, उसका आइटम होंगे। अब चेकलिस्ट क्या होता है, तो हम कोई भी वर्क जब शुरू करते हैं तो जब एग्जीक्यूट होने लगता है तो हमारा एक पहले से डिजायर होता है कि हमें ये वर्क ऐसा चाहिए। जैसे ये क्लासरूम हम बनवा रहे हैं, तो क्लासरूम में हमने सोचा कि मेरे 4 विंडो हो, 2 डोर हो, इसमें 50 बेंच हो, एक बोर्ड हो। तो ये हमें रिक्वायरमेंट है। अब एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या ये रिक्वायरमेंट हमारे फुलफिल हुए, तो इसको हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम एक लिस्ट बना के रखते हैं कि हमें इतना इतना चीज जरूरत है, और जब एग्जीक्यूट होने लगता है तो हम इसके साथ साथ इसको वेरीफाई करते हैं, सुपरविजन करते हैं और टिक मारते रहते हैं कि मेरा बोर्ड लग गया, तो हाँ जी बोर्ड लग गया। क्या मेरे विंडो जितने भी थे वो कंप्लीट हो गए, हाँ हो गए। क्या मेरे बेंच लगने थे वो हो गए, हाँ हो गए। तो ये हो गया एक चेकलिस्ट कि हमें जो वर्क चाहिए क्या वो उतना बन चुका है या नहीं बन चुका। तो इसको हम जैसे आपको कंक्रीटिंग करना है तो कंक्रीटिंग में आपको कौन सा ग्रेड चाहिए, M15 या M20 या M25, तो आप वहाँ पे चेकलिस्ट में चेक करोगे कि हमें कंक्रीट M15 चाहिए तो M15 बना, हमें लंबाई चौड़ाई इतना चाहिए तो क्या लंबाई चौड़ाई उतना ही बना है कि नहीं बना है। तो हम इसे चेक करते हैं। तो लोड बियरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में जितने भी आइटम होंगे उनके चेकलिस्ट कैसे तैयार किया जाता है। आइटम कहने का मतलब है कि अगर हम लोड बेयरिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे अर्थ वर्क किया गया, मतलब एक्सकेवेशन किया गया, मिट्टी हटाया गया फाउंडेशन के लिए, तो मिट्टी हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है। फिर उसके बाद उसका प्लिंथ तैयार होता है, प्लिंथ तैयार होने के बाद उसका सुपर स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसमें भी कई सारे प्रोसेस होता है। सुपर स्ट्रक्चर, कॉलम तैयार होगा, लिंटल तैयार होगा, आपका बीम तैयार होगा। तो इस तरह से उसके चेकलिस्ट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से उसमें चेकलिस्ट कैसे, यानी चेकलिस्ट किस तरह से बनाया जाता है या हम उसे किस तरह से फुलफिल करना होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग जो करते हैं वो एक स्पेशलाइज सीट होता है, स्पेशलाइज उसका फॉर्मेट होता है। हम लोग ऐसे ही एस्टिमेटिंग नहीं कर देते हैं कि लंबाई इतना, ये 2 मीटर गुने 3 मीटर गुने 4 मीटर बराबर इतना स्क्वायर मीटर या इतना क्यूबिक मीटर आया, कोई भी क्वांटिटी। जैसे प्लास्टर आप लोग के घरों में या कहीं प्लास्टर होते हुए देखे होंगे, तो मिस्त्री वगैरह होता है तो वो क्या करता है, उसका रेट कैसे डिसाइड करता है, तो कहेगा कि उसका एरिया, हम इतना एरिया प्लास्टर किए उसके हिसाब से हमको पैसे दो। मतलब उसका मेजरमेंट क्या कर रहे हैं हम, एरिया में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
एरिया में, तो हमें प्लास्टर करना है तो हम क्या करेंगे, एरिया नापेंगे। एरिया, तो वो एरिया कैसे निकालेंगे कि इतना लंबाई है और इतना चौड़ाई है, ऐसे लिख है और इसका एरिया बराबर इतना आया, ऐसे नहीं किया जाता है। एक उसका फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट में हमें मेजरमेंट कर लिखना होता है और उसी मेजरमेंट को कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग करते हैं। तो मेजरमेंट शीट के बारे में जानेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है मेजरमेंट शीट का, और एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है, इसके फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। और एक होता है फेस शीट। तो ये तीनों शीट के बारे में हम लोग जानेंगे। इन्हीं तीनों शीट के सहारे ही एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग किया जाता है। कहीं भी एस्टिमेटिंग नहीं कर सकते हो, उसके लिए एक फॉर्मेट दिया गया है और उसी फॉर्मेट में हम एस्टिमेटिंग करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम बताएंगे कि मेजरमेंट शीट कैसा होता है और एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसा होता है और फेस शीट कैसा होता है। ये बाजार में नहीं मिलता है, खुद से हम बनाते हैं। ये नहीं कि सोचना कि बाजार में एक शीट मिलेगा हम उसको लाएंगे और उसमें बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको फॉर्मेट बनाना है, कॉलम बना दिया जाता है, सीरियल नंबर होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई का कोई कॉलम होता है उसके हिसाब से। तो ये आप खुद से बना सकते हो, आपको फॉर्मेट हम बता देंगे। फिर मोड ऑफ मेजरमेंट, कोई भी आइटम को एक स्पेशलाइज यूनिट में मेजर किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर कोई एक ब्रिक वर्क है, एक ब्रिक वर्क का वॉल है, तो उसका मेजरमेंट किस में किया जाए। जैसे प्लास्टर का एग्जांपल बताया तो प्लास्टर का मेजरमेंट एरिया में होता है। किस में होता है, एरिया में। क्योंकि आप लोग वर्क देखे हो, ऐसा कि सुने होगे कि इतना स्क्वायर फीट या इतना 100 स्क्वायर फीट प्लास्टर हुआ। तो एक एग्जांपल के तौर पर जैसे प्लास्टर का मेजरमेंट हम लोग किस में करते हैं, एरिया में करते हैं। तो ऐसे कई सारे आइटम है हमारे पास अर्थ वर्क है, हमारे पास कंक्रीट वर्क होगा, हमारा ब्रिक वर्क होगा, हमारा प्लास्टर वर्क होने वाला है, हमारा फ्लोरिंग होने वाला है, हमारा रूफिंग होने वाला है, हमारा कोई कॉर्निश वगैरह लगने वाला है। तो ये जितने भी आइटम हैं उनका मेजरमेंट किस तरीके से किया जाए, किस यूनिट में किया जाए, क्या लंबाई में किया करेंगे या चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि एरिया में करेंगे, क्या वॉल्यूम में करेंगे, या क्या काउंट करके सिर्फ लेंगे, नंबर्स में करेंगे, या सिर्फ लंबाई में करेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे कि किस आइटम को किस यूनिट में मेजर किया जाएगा और जो भी मेजरमेंट रहेगा उसकी कितनी एक्यूरेसी हमारा रीजनेबल होगा। ठीक है, कितनी एक्यूरेसी होना चाहिए। ठीक है, और इसका एक कोड भी आता है IS 1200। ठीक है, तो ये IS कोड है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मोड ऑफ मेजरमेंट पढ़ते हैं और एक्यूरेसी कितना होना चाहिए मेजरमेंट में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ वर्क होता है जिसमें हमें डिडक्शन करना पड़ता है। जैसे मान लो कि ये आपको प्लास्टर करना है, ये वाला वॉल, ये देख रहे हो ना, ये वाला वॉल जिसमें कुछ विंडो है, तो आप प्लास्टर करना चाहोगे तो इसका एरिया नापोगे। एरिया के लिए क्या करोगे, इसका लंबाई और इसका ऊंचाई नापोगे। तो जो लंबाई आपने नापा और जो ऊंचाई आपने नापा, तो क्या वो उसी पूरे एरिया में प्लास्टर हो जाएगा? नहीं ना, आपका डोर इसमें घट जाएगा, ये तो 3 विंडो दिख रहे हैं वो घट जाएंगे। तो डिडक्शन किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग हमें डिडक्शन करना होता है, तो वो रूल्स हम ये जानेंगे। तो टोटल ये आपका फर्स्ट यूनिट जो है ये पूरी तरह से आपका थ्योरी की तरह है, ताकि आप ये जाने कि एस्टिमेटिंग होता क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं और इसमें कौन कौन से रूल के जरिए हमें इसे किस तरह से तैयार करना होता है। तो ये एक तरह से हमारा समझ लो कि एस्टिमेटिंग का बेसिक नॉलेज है, कि इससे हम ये जानते हैं कि आपको किस तरह से किस जगह कैसे आपको एस्टिमेट तैयार करना है, इसको कौन तैयार करता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें इसको तैयार करने के लिए क्या फॉर्मेट होता है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर जानोगे। उसके बाद अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को हम डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं। अब डिटेल एस्टिमेट नहीं है ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को हम डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको क्यों बनाते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ तो रीजन होगा। जैसे एस्टिमेटिंग का रीजन है मेरे पास कि हम एस्टिमेटिंग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये जान सके कि हमें जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है उसमें कितना पैसा लगेगा। एक मोटा एग्जांपल, ये मतलब एक मोटे तौर पर इसका डेफिनेशन है। ठीक है, हम ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं क्या उस पैसे में बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। किसी के पास बहुत पैसा है तो उसको एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं हो, तो बनाना शुरू कर देगा।
लेकिन हमें तो फंड गवर्नमेंट देगा, और गवर्नमेंट एक साथ कोई भी फंड नहीं दे देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उसे पहले बताते हैं कि हमें इतना पैसा जरूरत है, हमें ये जो वर्क हमारा प्रोजेक्ट है उसको इतना पैसा लगेगा। या फिर मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्टर को आप वर्क दे रहे हो, किसी दूसरे पर्सन को वर्क दे रहे हो, अब उसको यही नहीं बताओगे कि मेरा प्रोजेक्ट कितने का है तो क्या वो वर्क करेगा? हो सकता है कि आप 100 रुपए का वर्क करवा रहे हो सकता है कि 100 करोड़ का वर्क करवा रहे हो, है ना। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ जाता है कि एस्टिमेटिंग हम करें, हमें पता लगे कि जो भी प्रोजेक्ट है, अधिकतर आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे कि ये प्रोजेक्ट इतने रुपए का है, तो क्या करने के बाद तो पता ही चलना है कि इतना रुपया लगने वाला है, लगेगा। आप अगर मान लो कि कोई बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग बनाने के बाद तो पता ही चल जाएगा ना कि आपने कितना कॉस्ट लगाया, लेकिन लगाने के बाद पता करने के क्या मतलब बनता है? नहीं ना। जैसे आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये डैम बना, तो इसका भी एक कॉस्ट था, एस्टिमेटेड कॉस्ट कि इतना रुपए का बनना है ना। आपका ये वाला जो वाटर सप्लाई का स्कीम चल रहा है, इसका भी कॉस्ट है। तो ये हम पता लगा लेते हैं पहले ही एस्टिमेटिंग करके कि कितना कॉस्ट लगने वाला है। आप एक एग्जांपल बताएं, जैसे मान लो कि आप 10 लोगों में पार्टी देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, कितना पैसा लगेगा? ऐसे तो 10 लोग को उठाओगे और डायरेक्ट लेके चल तो नहीं जाओगे कि हमें चलो हम पार्टी दे देते हैं। हो सकता है कि आपके पास जितना फंड है उससे ज्यादा लग जाए, है ना। तो इस चीज को आप जस्टिफाई करने के लिए क्या कर लोगे, आप 10 लोग को जान रहे हो तो क्या कर लोगे, एस्टिमेट कर लोगे कि 10 लोग को ले जा रहे हैं तो कितना कितना खर्चा आएगा। अगर उतने में नहीं होगा तो कम को ले जाओगे, यही ना करोगे। तो ये जस्टिफाई करने के लिए हम एस्टिमेट कर लेते हैं। और पैसा बहुत है तो वो अलग बात है, उसका वो रीजन उसको अलग रखो, लेकिन इस चीज को आप जानने के लिए कि मेरे पास जो भी हमारे पास फंड है, क्या उतने में जो वर्क हम करना चाहते हैं वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए। जैसे आप कार लेना चाहते हो, आपके पास बजट है 10 लाख तक का, तो क्या आप 40 लाख के वाले में जाओगे? नहीं जाओगे। तो आप ये एस्टिमेट करोगे ना कि इतने में कौन सा कार आएगा, आप ये लगाओ ना अंदाजा। तो ये एक तरह का क्या है, एस्टिमेट। आप जिंदगी में, आप अभी तक में, प्रेजेंट टाइम से पहले में बहुत बार एस्टिमेट किए हो, लेकिन वो एक अलग तरीके का था। अब हमें अलग तरीके करना, हमें अपने फील्ड से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एस्टिमेट करना सीखेंगे। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ जो बता रहे हैं वो हम बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। और जब आप एक बार जान जाओगे कि एस्टिमेट कैसे करते हैं, तो आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट दे देगा ना, तो आप उसका एस्टिमेट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि हमें एस्टिमेट किस तरीके से किया जाता है, सारे रूल्स पढ़ लेंगे कि हमें कोई भी वर्क है, जरूरी थोड़ी कि जो पढ़े वही चीज़ हमें लाइफ में मिलने वाला है, ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगे, जैसे अब हम बताएं बिल्डिंग का हम अगर बताएंगे ड्राइंग, तो क्या अब आप किसी अदर चीज़ का ड्राइंग समझ पाते हो कि नहीं पाते हो? समझ पाते हो ना, कभी ट्राई किए हो? ट्राई नहीं किया तो समझोगे क्या? देखना, अब अगर ड्राइंग आपने पढ़ लिया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी ड्राइंग रहेगा तो आप उसको समझोगे, समझ पाओगे। तो यहाँ पे हम बिल्डिंग का पढ़ते हैं, लेकिन हम उससे, जैसे अगर कोई आपका ब्रिज का भी ड्राइंग आ जाएगा तो आप उसको भी समझ पाओगे, उसका भी एस्टिमेट अगर आपके सामने आएगा तो आप इससे समझ पाओगे। और समझ के तो हमें वर्क करवाना होता है। जब भी आप जूनियर इंजीनियर बनोगे तो आपका एस्टिमेट जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसको वर्क करवाना है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में सेकंड यूनिट आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के ही बारे में है पूरा। तो इसमें इसका डेफिनेशन क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, इसको क्यों बनाते हैं, और इसके एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बनाने के कुछ मेथड हैं, या आप बोल सकते हैं इसके कुछ टाइप हैं। जैसे सर्विस यूनिट, प्लिंथ एरिया, क्यूबिकल, ये हम चैप्टर में पढ़ लेंगे क्या होता है सर्विस यूनिट, क्या होता है प्लिंथ एरिया रेट, क्या होता है क्यूबिकल कंटेंट, टाइपिकल बे और अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, ठीक है। फिर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फॉर रोड का कैसे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार किया जाता है, या फिर कोई वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, जैसे पाइपलाइन बिछाकर घरों में पानी सप्लाई करना, ये सारे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में आते हैं। जैसे ये अभी पाइपलाइन बिछ रहा है ना ये सारा, तो एक कौन सा प्रोजेक्ट है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, वाटर सप्लाई करने के लिए। तो इन चीज़ों के हम लोग कैसे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार करते हैं और किस लिए तैयार करते हैं, इस किस चैप्टर में, सेकेंड यूनिट में, ठीक है। अब दो तरह के एस्टिमेट बताएं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल।
सेकंड में हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेंगे, और थर्ड में डिटेल एस्टिमेट क्या होता है, उसको उसका पर्पस क्या है, उसको किस तरीके से तैयार करते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के उसको तैयार किया जाता है, और उसके कितने मेथड होते हैं तैयार करने के, डेफिनेशन, पर्पस, उसको तैयार करने के लिए कौन कौन से डेटा रिक्वायर्ड होगा, उसी तरह से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को तैयार करने के लिए कौन कौन से डेटा रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको हम बोल दें कि रोड का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार करो, तो सिर्फ देख के तो हम तैयार नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ डेटा जरूरत होगा, तो हमें कौन कौन से डेटा जरूरत है उसको तैयार करने के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से डिटेल एस्टिमेट को तैयार करने के लिए हमें कौन कौन से डेटा जरूरत है, अगर वो डेटा मिलेंगे तो वो तैयार नहीं कर पाओगे। जैसे अगर डिटेल एस्टिमेट की बात करें तो अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है तो आप डिटेल एस्टिमेट तैयार नहीं कर सकते हो, बिना ड्राइंग के डिटेल एस्टिमेट तैयार नहीं, क्योंकि ड्राइंग से ना पता चलेगा कि मेरे रूम का साइज क्या है ना, मेरे रूम का वो मेरा बिल्डिंग का हाइट क्या होने वाला है, मेरा बिल्डिंग का एरिया क्या होने वाला है, कहाँ से पता चलेगा, कोई बताएगा तो नहीं ना, वो तो आपको कहाँ पता चलेगा, ड्राइंग में हमारे सारे डिटेल होता है, ड्राइंग में हमारे सारे डायमेंशन होते हैं, तो उससे हमें ये कुछ डेटा रिक्वायर्ड होते हैं। फिर उसके अलावा भी इसमें कुछ चार्ज होते हैं, जैसे अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो तो उस पर उसका अपना कॉस्ट के अलावा भी जीएसटी चार्ज वगैरह होता है। ताकि ये सारे चीज़ें को पता इसलिए होना चाहिए ताकि अगर आप कोई एस्टिमेट तैयार कर रहे हो तो उसका पूरा ओवरऑल कॉस्ट कितना है। जैसे मान लो कि आपको कोई एक वॉल बनाने में 10,000 रुपया लग रहा है, तो वॉल बनाने में लग रहा है, जो बनाएगा वो अपना प्रॉफिट लेगा, जो इंजीनियर्स उसका डिटेल ड्राइंग एस्टिमेट तैयार किए होंगे वो उसका अपना प्रॉफिट लेगा, उस पर जितने भी सामान लाओगे उस पर अपना जीएसटी लगेगा, उसको बनवा जो रहा है सुपरवाइज कर रहा है कि मतलब उसको सही से बना रहा है कि नहीं बना रहा है, उसको सुपरवाइज करने में पैसा लगेगा, है ना। तो ये सारे चीज़ों को भी हम उसमें जोड़ते हैं। जैसे उसका सिविल कॉस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उस मटेरियल और लेबर का, जीएसटी मतलब उसमें मटेरियल का जो चार्ज आएगा उसके ऊपर कितना जीएसटी लगने वाला है, गवर्नमेंट जो पैसा लेगा, सुपरविजन चार्ज कि उसको जो बनाएगा तो उसको सुपरवाइज करेगा ना, कि अब ऐसे छोड़ देगा लेबर पर, मिस्त्री पर, नहीं ना, नहीं तो हो सकता है कि वॉल जहां बनाना था वहां नहीं बनेगा, जितने हाइट का बनाना था उतना नहीं बनेगा। ये सब कौन बताएगा, ड्राइंग में देख के सुपरवाइजर ही बताएगा ना, सुपरविजन करेगा, जो भी वहां पे या साइट इंजीनियर होगा या सुपरवाइजर होगा वही उसको बताएगा। फिर जो एजेंसी बना रहा है वो अपना प्रॉफिट एजेंसी चार्ज लेगा, फिर उसको ये सब चार्जेस जो है उस एस्टिमेट में ऐड किए जाते हैं। मतलब इसमें हम ये भी देखेंगे कि डिटेल एस्टिमेट को तैयार करने में उसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अलावा अगर जो चार्जेस लग रहा है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, सुपरविजन चार्ज, पानी वगैरह वहाँ पर आएगा, उसका वाटर चार्ज, ये सारे चार्जेस को हम उसमें ऐड करते हैं। तो कौन कौन से चार्जेस हमें ऐड करना है। फिर डिटेल एस्टिमेट को तैयार करने का क्या प्रोसीजर होता है, तो वो इसमें इसमें एक नहीं दिया है, 3 प्रोसीजर होते हैं, उसमें हम इसको पढ़ेंगे कि प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं। डिटेल एस्टिमेट के टाइप, यहाँ पे मेथड लिखा है, टाइप होते हैं, यूनिट क्वांटिटी मेथड और टोटल क्वांटिटी मेथड। डिटेल एस्टिमेट को 2 मेथड से हम लोग तैयार करते हैं, या तो आप यूनिट क्वांटिटी मेथड से तैयार करो या टोटल क्वांटिटी मेथड से, ये हम उस चैप्टर में ही देख लेंगे कैसे होता है। और डिटेल एस्टिमेट को तैयार करने का 2 तरीका होता है, ये मेथड है और ये उसका मतलब उसको जब तैयार करोगे तो आप उसमें मेजरमेंट किस रूल से कर रहे हो उसके 2 रूल दिए होते हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड। अभी टर्म से लग रहा होगा क्या है ना, तो अभी देख लीजिए क्या है। बार बेंडिंग शेड्यूल हम पढ़ेंगे, जो हम कॉलम में या रूफ में या बीम में जो बार यूज करते हैं, यानी स्टील बार, तो स्टील बार कितना बेंड होगा। आपने देखा होगा कि जब हम ड्राइंग बता रहे थे आरसीसी के कंपोनेंट का, तो उसमें बार कुछ मुड़े हुए थे, कुछ 45 डिग्री पे, कुछ 30 डिग्री पे, कुछ 90 डिग्री पे, पता है ना, कुछ मुड़े हुए रहते हैं। और स्टीरअप हमारा देखते हो कि इस तरह से ऐसे आता, तो ऐसे स्ट्रेट है, आता कैसा है, स्ट्रेट आता है, तो वो किस तरीके से मुड़े हुए होंगे, कॉलम में है तो कॉलम में किस तरीके से मुड़े हुए होंगे, बीम में है तो बीम में कहाँ कहाँ मुड़ा होगा, कितने लेंथ पे मुड़ा हुआ होगा, लिंटल में है तो वहाँ पे कितने बेंड होंगे,
छज्जा है तो छज्जा में किस तरीके के बार दिए जाएंगे, तो वो हम उस शेड्यूल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अलावा ये जो चार्जेस थे, इसके अलावा भी कुछ चार्जेस ऐड किया जाता है, जैसे कंटिजेंसी चार्ज, वाटर वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, परसेंटेज चार्ज, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी चार्ज और इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज। ये कुछ चार्जेज है जिसको हम ऐड करते हैं। और ये बिल्डिंग के लिए बात हो रहा है, क्योंकि बिल्डिंग में ना इलेक्ट्रिफिकेशन करोगे कि रोड में कर दोगे, नहीं ना, तो बिल्डिंग का ही मेनली आपका एस्टिमेट जो है वो बिल्डिंग के लिए रिलेटेड है, इसीलिए ऐसा टर्म आ रहा है। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, प्रोविजनल सम क्या होता है, प्रोविजनल क्वांटिटी क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, और स्पॉट आइटम और साइट आइटम क्या होता है, इनके बारे में यानी डिटेल एस्टिमेट में रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं उसको आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का आप डिटेल एस्टिमेट जब देखोगे तो उसमें ये टर्म आपको मिल जाएंगे। ये टर्म आपको तभी जाके कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे देखो कोई भी मान लो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बन रहा है तो उसमें उसका कॉस्ट बताना है, तो उसको कॉस्ट बताने के लिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही तो थोड़ी ना होना है, वहाँ पे लेबर को रखने के लिए कुछ टेम्पररी हाउस बनेंगे, वहाँ पर मटेरियल को सेफ रखने के लिए टेम्पररी स्टोर रूम बनेंगे, वहाँ पर वाटर सप्लाई का अगर कोई सिस्टम नहीं है तो वहाँ पर उसको वाटर सप्लाई को अरेंज करने के लिए वहाँ पर कोई हो सकता है बोरिंग वगैरह या समरसेबल वगैरह लगाया जाएगा। वहाँ पर कोई भी मान लो कि इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है तो उसके लिए अरेंजमेंट किए जाएंगे। वहाँ पर अगर ग्राउंड लेवल नहीं है, उस ग्राउंड को लेवल करने के लिए कुछ मशीनरी वगैरह लगेगा। तो कई सारे जितने भी तरह के उसमें प्रोबेबल आइटम लगने वाले हैं उन सभी चीज़ों को ऐड किया जाता है। हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको मेडिकल हेल्प के लिए कुछ पैसा लगेगा, है ना। हो सकता है कि आपका कुछ मतलब कि मटेरियल कंस्ट्रक्शन में कई दिनों तक रह गया तो हो सकता है ख़राब हो जाए तो उसका कुछ कंपनसेशन लगेगा, है ना। तो ये सारे चीज़ों को कंसीडर करके डिटेल एस्टिमेट तैयार किया जाता है। तो यही सब चीज़ें टर्म को, जैसे कंटिजेंसी हो गया, वर्क चार्ज स्टेप, जैसे हो सकता है कि आपका जो जहाँ साइट है वहाँ पे कोई रोड ना हो तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, अप्रोच रोड बनाना पड़ेगा। तो वो क्या फ्री में तो नहीं बनेगा ना, उसका भी तो कॉस्ट प्रोजेक्ट में ही इंक्लूड होगा। और वो कहाँ कब करेंगे, डिटेल एस्टिमेट तैयार करते समय करेंगे। तो डिटेल एस्टिमेट तैयार करते समय ये चीज़ ध्यान में रखा जाता है कि जितने भी प्रोबेबल उसमें वर्क होने वाला है, चाहे वह इलेक्ट्रिफिकेशन से हो, चाहे वह कंटिजेंसी से हो, मतलब जितने भी तरह के पॉसिबल उसमें वर्क होंगे उन सभी के कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है और तब जाके हमारा डिटेल एस्टिमेट तैयार हो जाता है। और नहीं तो अगर किसी भी आइटम को छोड़ दिए और अगर वैसा वर्क करना पड़ा तो उसका कॉस्ट कौन देगा, वो तो कॉस्ट डिफाइन नहीं है ना। तो इसीलिए इसमें बहुत केयर किया जाता है, तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। नहीं तो अगर कभी कोई एस्टिमेट तैयार करने के लिए दे दिया और आपने उसका वाटर चार्ज छोड़ दिया तो बेचारा वाटर सप्लाई कहाँ से इंस्टॉल करेगा, आपने इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज छोड़ दिया तो वो इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ से लगाएगा, है ना। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग तैयार किया जाता है तो उसमें बहुत सारे वर्क होता है, बहुत सारे आइटम ऑफ वर्क होता है, डोर होता है, विंडो होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, उसमें सैनिटरी सिस्टम इंस्टॉल करना होता है, आरसीसी, ब्रिक वर्क, अर्थ वर्क, तो इन सभी आइटम को हम इंक्लूड करते हुए डिटेल एस्टिमेट को तैयार करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, एस्टिमेट में एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर एक्यूरेसी से कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा तो आपका प्रोजेक्ट का जो प्रोबेबल कॉस्ट आप निकाल रहे हो वो गलत हो जाएगा, और जब गलत हो जाएगा तो आप सोच सकते हो उसमें कितना दिक्कत होने वाला है, क्योंकि वो एक तरह का डॉक्यूमेंट बनने वाला है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इसीलिए हम अच्छे से वहाँ पर एस्टिमेट करते हैं। फिर एस्टिमेट कुछ इंजीनियरिंग वर्क में, जैसे अर्थ वर्क का मतलब समझते हैं। अर्थ वर्क दो तरह का होता है, या तो आप एक्सकेवेट कर रहे हो यानी मिट्टी को खोद रहे हो, और या तो आप फिलिंग कर रहे हो, मिट्टी भर रहे हो। ये दोनों चीजें अर्थवर्क कहलाता है। यानी अर्थवर्क दो तरह का, फिलिंग और एक्सकेवेशन। तो ये दो तरह के, तो हम रोड में अर्थवर्क कैसे निकालेंगे। आपने देखा होगा कि रोड बनता है तो अगर कोई रोड कहीं गड्ढे में जा रहा है तो उसको हम पहले भरते हैं,
जैसे बाईपास पे आप लोग देख रहे होगे वहां पर फिलिंग हो रहा है ना, तो कितना फिलिंग करना है, कितना हमें मिट्टी की जरूरत होगा, तो हम उसकी क्वांटिटी निकालना